बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबसे पहला संदेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल देवघर टॉक्स में। बहुत 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 धन्यवाद जो आज देवघर टॉक्स के आपके चैनल पे आप मुझको आने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपको और देवघर टॉक्स की पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आप मेरा स्टोरी जानने के लिए आप आज अपने चैनल पे मुझे लाए हैं। तो आदर्श जी, सबसे पहले आप जो जनता, मेरे देवघर टॉक्स की जो जनता है वो सिर्फ देवघर की ही नहीं है, अगल बगल के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट की ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में मेरी जो ऑडियंस है वो है। आप अपना एक शॉर्ट परिचय उनको दे दीजिए जो बाहर से हैं, जो आपको शायद नहीं जानते हैं। देखिए, शॉर्ट परिचय में वर्तमान में तो मैं एक बिल्डर हूँ और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ, साथ ही साथ सोशल वर्कर भी हूँ। सोशल वर्क कर रहा हूँ लगभग आज 8-9 साल से। मैं देवघर समेत झारखंड के कई शहरों में और बिहार के भागलपुर, बांका में मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। लगातार सेवा जारी है और मैं पॉलिटिकल पार्टी में भी हूँ, राजनीतिक दल में भी हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में। और इसी तरीके से अभी चल रहा है लाइफ मेरा। अच्छा, तो हमारे दर्शक को ये जानने की इच्छा रहती है कि भैया पढ़ाई कहाँ से किए होंगे, कहाँ से पास आउट हैं, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, उसके बारे में कुछ। देखिए, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। 10th मेरा जब सिटी सेंट फ्रांसिस से हुआ है। और उसके बाद 10th के बाद 2016 में मेरा 10th हुआ है। और 2016 के बाद में हम लोग पढ़ाई लिखाई हम छोड़ दिए थे। अच्छा। और उसके बाद फिर कुछ ऐसा सीन बन गया था लाइफ में, कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रहा था जिसके वजह से हमको पढ़ाई छोड़ना पड़ा। पढ़ाई में फिर मन नहीं लगता था, रुचि नहीं हुआ और फिर एडमिशन भी नहीं हुआ मेरा कहीं। नंबर भी कम था और कहीं ना कहीं हर जगह गार्जियनशिप खोजता था। और जहाँ पे भी हम अप्लाई करने के लिए जाते थे सब जगह पेरेंट्स को खोजता था कि पापा मम्मी को लेके आओ। मेरे पेरेंट्स थे नहीं वहाँ पे, उपलब्ध नहीं रहते थे। तो जिसके वजह से और भी बहुत कारण था कि जिसके वजह से हमको पढ़ाई छोड़ना पड़ा। तो 10th पास आउट का एक लड़का हाँ। आज इस जगह पे आके बैठा है, उसके पीछे का कहानी क्या? आपको बिजनेस वाला माइंड आपका कहाँ से डेवलप होना शुरू हुआ? देखिए, मेरे घर में पहला आदमी जो बिज़नेस कर रहा है वो हम ही हैं। अच्छा। इससे पहले मेरे घर में कोई बिज़नेस नहीं किया। मेरे घर में सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में थे और हैं भी। मेरी मम्मी जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हुआ करती थी और मेरे पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। और मेरे नानी नाना, क्योंकि हम देवघर मेरा नानी घर है, मेरा दादी घर भागलपुर के बरारी में है। अच्छा। मेरे दादाजी सीआईडी इंस्पेक्टर थे, मेरे नाना जी इंडियन नेवी में थे, मेरी नानी हेडमास्टर थी रिखिया मिडिल स्कूल में, फिर बरमसी हाई स्कूल में प्रमोट होकर प्रिंसिपल बनी। और मेरे मौसा जी, मेरे मामा है नहीं, एक ही मौसी है, मेरे मौसा जी एस कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं, अशोक कुमार। तो हम पहले हैं अपने घर में जो बिज़नेस लाइन में आए हैं। तो इसीलिए कुछ कहानी है, आगे जब आप बात करेंगे तो बताएंगे उस बारे में। जैसा अभी आपने बताया कि कुछ कहानी है, तो हमारे दर्शक के मन में क्यूरियोसिटी जरूर पैदा हो गई होगी कि वो कहानी क्या है। तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि आपका वो कहानी क्या है। कहानी ऐसा है कि बचपन से मेरे पापा मम्मी दोनों क्योंकि वर्किंग थे, तो पापा मम्मी के बीच में बहुत, क्योंकि पापा मेरे बाहर रहते थे, आंध्र प्रदेश में थे, मम्मी मेरी देवघर में थी। मम्मी भी वर्किंग थी, पापा भी वर्किंग थे, तो थोड़ा सा जिसकी वजह से दोनों हमको टाइम नहीं दे पाए। बचपन से ही फ़ोन, उस समय फ़ोन एकदम नया नया आया था, टाटा इंडिकम का, नोकिया का, फिर उसके बाद नोकिया का कीपैड वाला मोबाइल, ब्लैकबेरी का। तो 2008 से मेरे पास फ़ोन है। उस समय 2008 में 2 क्लास में थे, 1 या 2 में थे। और लैपटॉप उसी के साथ बड़े हुए हैं, कभी पेरेंट्स लोग हमको टाइम दिए नहीं। अच्छा। परिवार में क्योंकि हम अकेले हैं, कोई भाई कोई बहन है नहीं, जिसके वजह से अकेले ही रह गए। और 2012 में क्योंकि मम्मी पापा में थोड़ा सा तनाव था, तो 2012 में दोनों का डाइवोर्स हो गया। तो उस 2012 के बाद मेरा थोड़ा पढ़ाई में भी जो था, जो हमको रुचि था, धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ये गार्जियनशिप जो होना चाहिए था वो हट गया। पापा मम्मी दोनों डाइवोर्स के बाद हमको नानी नाना के पास रख के, खास करके जो नानी मेरी जो गुजर गई है उनके पास रख करके, दोनों ने अलग, दोनों रीमैरिज कर लिए। पापा अलग शादी कर लिए, मम्मी अलग शादी कर ली। दोनों अपना अपना लाइफ में बिजी हो गए। हम नानी के पास रह गए, जिसके वजह से, और अकेले क्योंकि भाई बहन कोई था नहीं, नानी और हम रहते थे। नाना जी हमारे रिखिया में, हमारा जो फार्म हाउस है वहाँ रहते थे। तो नानी ही हमको सारा की, नानी ही हमको पढ़ाई लिखाई सेंट फ्रांसिस में जो हम पढ़ते थे फीस देती थी। और उसके बाद उसके आगे का भी नानी ही सब की। तो ये थोड़ा था। इसके वजह से क्या हुआ ना थोड़ा कि क्योंकि मेरे जो मोहल्ले में जो थे,
तो मोहल्ले में जो बच्चे लोग थे उसके पेरेंट्स अपने बच्चे लोग को मेरे साथ खेलने नहीं देते थे, बोलते थे कि भाई उसके साथ खेलोगे बिगड़ जाओगे, क्योंकि मेरा घर में ऐसा हुआ था। स्कूल में टीचर्स लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे, स्कूल में बच्चे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे जो दोस्त कहने के लिए जो क्लासमेट होता है वो क्लासमेट लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, बोलते थे अरे इसका पापा मम्मी को छोड़ दिया है, ऐसा है। तो एक सोशल मतलब मोहल्ले में, स्कूल में, साथ ही साथ जो आसपास के जो लोकेलिटी था, गांव था, सब जगह मेरे को ना लोग डिस्क्रिमिनेशन के रूप में देखते थे कि भाई ये इसका घर में ऐसा हाल है। तो शुरू से मेरे मन में एक बैठ गया कि नहीं, हमको सोसाइटी को साबित करना है कि जिस बच्चे को आप ऐसा बुरा भला बोल रहे हैं, जो बात आज बोलते हैं ना भाई कि बच्चे के सामने ये सब मत बोलो, मेरे सामने ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे गांव के, मेरे मोहल्ले के, मेरे स्कूल के, ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको बच्चा के सामने जो चीज़ नहीं बोलना चाहिए वो बोल करके बेइज्जत करते थे। अरे तुम्हारा पापा मम्मी को तो छोड़ दिया, मम्मी पापा को छोड़ दिया है, तुम्हारा क्या संस्कार होगा, जैसा फल पेड़ है उस तरह का फल होगा, तुम्हारा संस्कार नहीं है, तुम यहाँ बैठो नहीं, तुम मेरे बेटा के साथ खेलो नहीं, तुम स्कूल आना नहीं, तुम इसके साथ दोस्ती नहीं करना। तो हमको शुरू से साइड कर दिया है सब। एक तो अकेले थे, उसके बाद साइड हो गए। तो ये एक सबसे बड़ा यही कारण था कि जब 10 पास किया उसके बाद मेरा पहले ही पढ़ाई में धीरे धीरे रुचि खत्म हो गया था। तो हमको लगा कि भाई लाइफ में अब क्या करें, अब तो 10 के बाद आदमी का लाइफ खुलता है। मेरे दोस्त लोग बाहर, कोई बाहर पढ़ने जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई रांची जा रहा है, कोई पटना जा रहा है। मेरे पास था, हम गए भी, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। उसके बाद घर में बैठ गए तो सबसे बात हुआ तो बोला भाई हम भुवनेश्वर में एडमिशन कराए हैं, मेरे पापा यहाँ करा दिए, रांची में करा दिए, कोई बोला पटना में करा दिए, कोई बोला दिल्ली में करा दिए। मेरा तो कहीं एडमिशन हुआ नहीं। सब जगह गए एडमिशन करने के लिए, जो डीन होता था, जो प्रिंसिपल होता था, बोला पेरेंट को लेकर के आओ। पेरेंट को कहाँ के लेकर के आते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम सोचे कि भाई पढ़ाई अब छोड़ देते हैं। उसके बाद एक बैंक में मैनेजर हुआ करते थे, अभी है नहीं, अजीत सिन्हा रिटायर्ड थे, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। तो उनके इंस्टीट्यूट में हमको बोले कि भाई क्वेश्चन लिखने का काम वो दिए थे, हर 1000 वर्ड्स का वो 10 रुपया देते थे, 1000 वर्ड्स लिखने का। तो वो काम हम शुरू किए, वहाँ से अर्निंग शुरू किए। उसके बाद एक मल्टीमीडिया का एक इंस्टीट्यूट खुला था, संजोग से देवघर में एक ही बच्चा एडमिशन किया, वो हम थे। तो उनसे हम सीखे, जो सर के पास सीखे, धीरे धीरे इतना अच्छा हो गया, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, VFX SFX जो आप देखते हैं, सिनेमेटोग्राफी, मूवी बनाना, तो इतना अच्छा हो गया उस काम में कि सर बोले कि भाई हम सावन में टेंडर वेंडर लेते हैं, तू मेरा पार्टनर बन जाओ, 60-40 का रेशियो रहेगा। तो फिर उनके साथ काम किए। फिर अपना जो बचपन में सोना वोना होता है ना, बच्चा का सोना, लॉकेट, माला, चांदी का रहता है, वो सब गिरवी रख के कुछ पैसा लिए, उससे मछली का बिजनेस किया, तालाब लीज पे लिए। बहुत कम दाम में मछुआरा लोग को तालाब मिल जाता है, तो उनके साथ टाई अप करके तालाब लीज पे लेके मछली का बिजनेस किए। वहाँ से अर्निंग अच्छा हो गया। फिर यहाँ का जो देवघर का जो पुश्तैनी धंधा बोलेंगे जमीन का, उस लाइन में आ गए। जमीन लाइन में आ गए तो फिर अब क्या कहें, यही एक मेरा द्वार खुल गया। इतना ज़मीन बेचने लगे हम लोग, कटोरिया, चानंद, उसके बाद जसीडी, देवघर, रिखिया, ज़मीन का हम लोग जहाँ भी काम किए हैं, जैसे ऐसा भी बहुत काम किए हैं, जैसे किसी का ज़मीन में कोई दखल करके ज़बरदस्ती रखा है, उसका दखल से भी हम लोग निकलवाए हैं। बस वहाँ से कलेजा बढ़ते गया। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में आए, ठेकेदारी करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे बिल्डिंग लाइन में आए। आज झारखंड बिहार बिल्डर्स यूनियन के हम चौथे बार अध्यक्ष चुने गए। 4 टर्म से अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ अखिल झारखंड ठेकेदार संघ और झारखंड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ साथ झारखंड बिहार रियल एस्टेट डीलर एसोसिएशन के भी हम चेयरमैन हैं। कोरोना के टाइम में बहुत सारा सोशल मीडिया पे, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह में आपका समाज सेवा का बहुत चर्चा हुआ, और हमको लगता है कि वहीं से आपका नाम देवघर में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, विख्यात हुआ। तो बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा का भावना आपके मन में कहाँ से आया, क्यों आया? देखिए 2017 में हम बिजनेस लाइन में आए, 16 में 10 दिए, 17 में स्टार्ट किए। 18, 19, 20 तक हम रियल एस्टेट में एक जाने माने चेहरे बन चुके थे। ये 3 साल में भगवान के दया से बहुत पैसा भी कमाए, और इतना पैसा कमाए कि मतलब एक स्थापित आदमी हम बन चुके थे रियल एस्टेट लाइन में। 2020 में जब कोरोना का काल आया तो सब लोग घर बैठ गए। तो घर बैठने के बाद जब हम लोग पेपर पढ़ना शुरू किए, न्यूज़ देखना शुरू किए कि काफ़ी सारे लोग मर रहे हैं, मेरे जान पहचान के कम से कम नहीं भी तो 100-150 लोग गुजर गए, तो उस समय लगा कि नहीं भाई, हम लोग जैसा आदमी को आगे आना चाहिए। जिस समय ऑक्सीजन सिलेंडर का किल्लत हुआ, उसके बाद एक इंजेक्शन आया था रेमडेसिविर, उससे सुन रहे थे कि कोरोना का ट्रीटमेंट, जो जिसको कोरोना हुआ है उसको दीजिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का किल्लत हुआ, ऑक्सीमीटर का, ये सब जब हुआ तो उस समय एक दिमाग में आया कि भाई सोशल वर्क आदमी सिर्फ दिखाने के लिए आज की डेट में करता है, और हम लोग उस समय कूद गए। ये भी नहीं सोचे कि कोरोना हमको होगा, भाई मेरे घर में हो जाएगा, हम लोग गुजर जाएंगे।
उस समय पता नहीं क्या दिमाग में आया, उस समय ऐसा पैनिक था कि भाई लगा कि भाई आज इंसानियत के नाम पे अगर हम सामने नहीं आए तो भाई धिक्कार रहेगा, कितना दिन बचेंगे। उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि क्योर होगा, लग रहा था कि धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएंगे। तो कैसे बचाया जाए अधिक से अधिक लोगों को, क्योंकि एक नेशनल पेंडेमिक था वो। तो उस समय हमको याद है हम लोग निकल गए थे, सबसे पहले हम लोग गाय को खाना देना शुरू किए, कुत्ता और गाय को, क्योंकि बंद था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ऑक्सीजन और सिलेंडर और ये ऑक्सीमीटर ये सब हम लोग व्यवस्था करना शुरू किए। जब जो कंपनी ऑक्सीजन सिलेंडर देती थी, जब उसके पास भर गया तो हम ऑर्डर करके मंगवाए, कुरियर मंगवाए, कम से कम 100 सिलेंडर मंगवाए थे, छोटा साइज का, इतना मीडियम साइज का था, जो कि घर में इजीली कंपेटेबल होता था, वो हम लोग अपना घर से देना शुरू किए। उसके बाद एक सांसद है पप्पू यादव जो अभी हैं, उनसे मेरा बहुत अच्छा पड़ता है, अभी भी संबंध बहुत अच्छा है। तो उनसे रेमडेसिविर मेडिसिन हम उनसे लेना शुरू किए कि भैया देवघर भिजवा दीजिए कुछ, थोड़ा सा बहुत ज़रूरत है, बाबा नगरी है। तो हमको वो पहले 3 पैकेट भिजवाए थे। वो तो हम लोग जो मैक्सिमम जो केस था, 3 पैकेट मतलब एक पैकेट में कितना? एक पैकेट में 6 आता था एक पैकेट में। तो 12 लगभग, नहीं 18 लगभग 18 रेमडेसिविर वो हमको भिजवाए थे। तो वो हम बांटे, 1 रुपया नहीं लिए, वो भी हमको फ्री दिए। सही बता रहे हैं आप, ऑन हम कैमरा बोल रहे हैं, वो भी हमसे 1 पैसा नहीं लिए। और हम बस से भिजवाए थे, वो ये इससे भिजवाए थे, बस से ही चलता था एक बस, उससे भिजवाए थे। और हम भी किसी से भी 1 पैसा नहीं लिए। ऑक्सीमीटर भी हम लोग खरीदे। ऑक्सीमीटर का भी बहुत, हम लोग कहते यही थे कि जब आपका कोरोना खत्म हो जाएगा, आप जब ठीक हो जाइएगा तो वापस लौटा दीजिएगा। तो हम लोग बहुत सारा ऑक्सीमीटर दिए, कोई लौटाया कोई नहीं भी लौटाया, सिलेंडर दिए, कोई लौटाया कोई नहीं लौटाया। तो उसी में क्या हुआ कि जब 100 सिलेंडर हम लोग का खत्म हो गया, तब हम लोग सोचे कि जितने भी बिजनेसमैन और हैं हम लोग के सर्कल में, जैसे मारवाड़ी मंच को हम लोग बोले, और भी हम लोग के सर्कल के थे, रांची के बिजनेसमैन लोग थे, उन लोग को बोले कि भैया आप लोग खरीद के भिजवाइए, अपना सिटी में करिए या हम लोग को भिजवाइए। और जितने लोग को हम लोग दे चुके थे उन लोग को बोले भैया वापस कर दीजिए, आपका काम हो गया है। तो ये चला हम लोग का। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर बनाए थे हम लोग कि जिस समय प्लाज्मा का जरूरत हो रहा था, प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए, उसके वो भी काम हम लोग किए। फिर किसी को खून का ज़रूरत है तो उसके लिए भी हम लोग बनाए, सबका ब्लड ग्रुप जितना है उसका हम लोग डाटा निकाल करके रखें। एक पूरा यूथ टीम को हम काम करा रहे थे। उस समय हम पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े नहीं थे, उस समय हम इंडिपेंडेंट सोशल वर्कर थे। उसके बाद वैसे जगह पे जहाँ पे गरीब लोगों को खाना नहीं मिल रहा था वहाँ हम लोग खाना खिलाएं। उसी के बाद एक संजीवनी, युवा संजीवनी करके एक पेपर में आया था कि देवघर को मिला नया युवा संजीवनी। वो पहला खबर था जो पेपर में मेरा छपा था। उसके पहले मेरा अखबार में आज तक ना कोई न्यूज़ छपा था ना हमको कोई जानता था। 2020 में पहला छपा खबर। उसके बाद धीरे धीरे अखबार में, टीवी में, न्यूज़ में ये सब चलने लगा जो हम कर रहे थे। लगभग हमको लगता है घर से 50 लाख रुपया खर्चा किए थे। 50 लाख? 50 लाख जैसे कमाए वैसे उड़ाए भी कहता है, लेकिन मेरा पैसा उड़ा नहीं। आज जितने लोगों को बचाए हैं, कम से कम नहीं भी तो 200-250-300 लोगों को बचाए हैं। आज भी वहीं से पड़ा नाम मेरा आदर्श भैया। एक जो टैगलाइन है, जब जो हमको भैया जी बोलता है, भैया जी तो पुलिस लोग नाम दिया, बताएंगे उसका कहानी भी, लेकिन आदर्श भैया ने वहीं से नाम पड़ा मेरा। सब हमको इज्जत करने लगा, जिसको इसको बचाए हैं, एक से दूसरा, दूसरा तीसरा सब जानने लगा। तो ये तो कोरोना का बात था। अभी आप करंट सिचुएशन में किस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ कर रहे हैं समाज सेवा में? करंट सिचुएशन में देखिए, अभी हम लोग वैसे पेशेंट्स का मदद करते हैं जिसको जैसे इलाज कराना है, तो हम लोग का बहुत सारा हॉस्पिटल ऐसा है जहां हम लोग डिस्काउंट करा देते हैं, या सांसद या विधायक से लिखवा दिए, या हम लोग एनजीओ से बात करके। वैसे बहुत सारे एनजीओ हैं जो कम पैसे में या गरीब लोग का जो अपना फंडिंग देते हैं, जैसे कैंसर के लिए, या वैसा कोई इलाज है जिसका सामने वाला खर्च नहीं उठा पा रहा है, खास करके जो बच्चे हैं, दूध मुहा जो बच्चा होता है उसके लिए, या वैसे बच्चा जिसका भाई बहुत खर्चा हो रहा है, उसमें तो नहीं बचा पाएंगे, तो वो हम लोग करा रहे हैं। इसके अलावा सोशल वर्क में हम लोग बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले हैं। अच्छा, ठीक है, एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के थ्रू हम लोग एजुकेशनल बहुत जगह पे जहाँ गरीब बच्चे हैं वहाँ पे हम लोग किताब, कॉपी, पढ़ने का सामग्री सब हम लोग देते हैं। इसके अलावा समय समय पे हम लोग, जैसे मेरा बर्थडे के 25 मई को मेरा बर्थडे है, तो उस समय हम लोग जितने भी अनाथालय होता है देवघर में, जितने अनाथालय हैं, सभी अनाथालय में हम लोग कपड़ा और ये सब दान करते हैं। सावन में भी सेवा शिविर लगाते हैं। और कभी भी मेरे द्वार कोई आता है तो वो कुछ लेके ही जाता है, घूमता ऐसे नहीं। कभी भी कोई आया शादी में, विवाह में, या किसी को ज़रूरत है तो मेरे घर कोई भी आता है तो कुछ लेके ही जाता है। तो अगर कोई भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, या पढ़ाई को लेकर के हो, या किसी भी कंडीशन को लेकर के हो, वो अगर आपसे संपर्क करना चाहता है तो हमारे दर्शक को एक बार बता दीजिए कि आपसे संपर्क कैसे कर सकता है। जैसे मेरा नंबर है, आप नोट कर सकते हैं, 94-711-53-52। इस सब जगह आपको मिलेगा। हम बीच बीच में इसका एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं,
और लगभग लोग जान रहे हैं कि आप मेरे तक अगर पहुंचना है तो मेरा नंबर के अलावा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम में, आप कहीं भी मैसेज करके मेरे तक आप संपर्क कर सकते हैं। ये आपने बात बात में ही बोला कि पुलिस वाले लोग ने आपका नाम भैया जी रख दिया, तो उसका भी कहानी हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, अब कहीं पे भी कोई घटना घटता था तो हम जाते थे। किसी का हत्या हुआ, जैसे कोई डूब गया, किसी को नहीं होता है कि मर्डर हो गया किसी का, तो संतावना देने के लिए नेता हैं और समाजसेवी हैं, तो हर जगह हम लोग जाते हैं। किसी का हत्या हुआ या कोई पीड़ित है, कोई बीमार है, या किसी के साथ कोई जाति किया है, या कोई सामाजिक नहीं होता है कि कुरीति के वजह से, जैसे दहेज का जो प्रथा है उसके वजह से कोई बेटी को प्रताड़ित कोई किया है, या बेटी का हत्या हुआ है, या कोई डायन प्रथा के किसी को मारा है, तो उसमें हम लोग जाते थे। तो सब बोलता था भाई कौन आया, तो भैया जी, भैया आदर्श भैया आए। तो आदर्श भैया के बाद आदमी भैया जी बोलने लगा। जैसा कि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो देवघर में अभी जो ज़मीन का हाल देख रहे हैं वो तो अक्सर देखते हैं कि ज़मीन का नाम लेके गोली चल जाता है, कुछ हो जाता है। तो आने वाले समय में आप देवघर में रियल एस्टेट का बिजनेस का भविष्य कैसा देख रहे हैं? देखिए, हम लोग जिस समय ज़मीन का धंधा शुरू किए ना, तो उस समय ये लाइन गंदा पहले हो चुका था, और अब तो और गंदा हो गया है। देवघर में क्या है, हर दूसरा आदमी एक पैसिव इनकम के लिए, मतलब एक रिक्शा वाला को भी आप बोलिएगा कि भाई 2 कट्ठा 1 कट्ठा ज़मीन लेना है देवघर में आकर के, तो वो भी आपको 4 जगह ज़मीन दिखा देगा। तो हर आदमी चाहता है भाई पैसिव इनकम हो। हम लोग क्या है, हम लोग रजिस्टर्ड हैं, हम लोग का बिजनेस रजिस्टर्ड है। हम लोग वही ज़मीन बेचते हैं, वही खरीद बिक्री करते हैं जो लीगल है, सेलेबल ज़मीन है, जो रजिस्ट्री हो सकता है। और हम लोग एकदम क्लियर कट रहते हैं, सारा नॉर्म्स फॉलो करते हैं, जो नॉर्म्स आर्बिट्रेशन एक्ट या रेरा के तहत जो नॉर्म्स है सारा फॉलो करते हैं। सारा ट्रांजैक्शन भी हिसाब किताब में होता है हम लोग का। तो हम लोग ये लाइन को ऐसा बना के रखे हैं, हम लोग अपने लिए बता रहे हैं, जो हम लोग पेशेवर हैं। तो ये कि एकदम लीगलाइज रूप में हम काम करते हैं। वहीं बहुत लोग हैं जो कब्जा करना, जिसका काम हुआ ज़मीन कब्जा करना, अवैध कब्जा करना, या नॉन सेलेबल ज़मीन बेचना, या SC ST का ज़मीन बेचना। तो वो लोग को डरने का ज़रूरत है। आने वाला समय में आप जो अभी देख रहे हैं, ये क्राइम बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है और आदमी बेरोजगार हो चुका है। तो हर आदमी चाहता है कि भाई एक दिन में लाखपति करोड़पति बन जाए। एक दिन में तो कोई बनना मुश्किल है। सोचता है ज़मीन बेचेंगे, एक ज़मीन से इतना पैसा आ जाएगा कि भाई हमको बेटी की शादी हो जाएगा, गाड़ी खरीद लेंगे, उसके बाद कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैंक बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। हम लोग के एसोसिएशन भी है, देवघर ज़मीन डीलर्स एसोसिएशन, उसमें भी जितने ब्रोकर से हम लोग सेलेबल ज़मीन का काम हम लोग करते हैं, अपार्टमेंट का काम करते हैं, फ्लैट बनाते हैं, बेचते हैं। सारा का लाइसेंस है, सारा का नक्शा पास रहता है नगर निगम से, सारा रेरा से रजिस्टर्ड रहता है। और हमारे साथ काम कर रहे हैं जितने भी लोग हैं, सारे लोग मतलब ऑथराइज्ड हैं पूरी तरीके से, सारा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्योंकि हम लोग सोशल वर्क में है, कोई आदमी भी उंगली उठा देगा कि भैया ये ऐसा काम करता है, तो हम लोग को सारा कुछ दामन साफ रखना पड़ता है हमेशा। अभी पहले आपने बताया कि आप 10th के बाद अपना पढ़ाई छोड़ दिए, लेकिन अभी तो यहाँ पर जो दिख रहा है सो बहुत हाई लेवल का बुक सब दिख रहा है। तो ये बुक आप पढ़ते हैं या क्या? इसमें ज़्यादातर किताब जो है लॉ का है। अच्छा, कानून का, सारा कानून का जानकारी है। क्या जैसे मेरा लाइन का जितना कानून है, रेरा हो गया, आर्बिट्रेशन एक्ट हो गया, जितना भी क्रिमिनल लॉस हैं, तो सारा उसका जो किताब है। कुछ किताबें मेरा है साइंस का, डिक्शनरीज वगैरह है, फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो 10 के बाद पढ़ाई छोड़ दिए, कहने का मतलब है कि पढ़ना नहीं छोड़े। हाँ, पढ़ाई छोड़ दिए, पढ़ना नहीं। स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, इसीलिए स्कूल नहीं गए। और जब पैसा आने लगा तो एक नया नया पैसा जो कमाता है ना खुद से, तो थोड़ा एक हो जाता है अपने में कि भाई अब हम शहंशाह बन गए। तो कुछ समय के लिए वो फीलिंग भी आया था। आप सोचिए, एक 17 साल का लड़का और पीछे में 2-2 को बॉडीगार्ड गन लेके खड़ा है, छाता लेके निकालता था गाड़ी से उनको। खुद का गाड़ी है, खुद का घर है, कहीं गए तो एक ऐसे ही एक धौस बन जाता था। तो उस समय आदमी को लगा भाई थोड़ा समय के लिए कि भाई पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन इतना मुकाम हासिल हुआ। हालांकि धीरे धीरे जब जानकारी, जब हम सामाजिक लोगों के साथ और पढ़े लिखे लोगों के साथ जब बैठना उठना शुरू किए, तो पता चला ज्ञान का कमी है। तब हम जितना भी मेरा पुराना किताब सब था, सब किताब पढ़ना शुरू किए। फिर से नर्सरी से नहीं होता है ABCD, क ख ग घ भूल गए थे, सब फिर से पढ़ना शुरू किए। और कहीं एक लिखा हुआ था आज भी कि भाई आदमी मरते दम तक सीखता है। तो हम पढ़ते हैं एग्जाम देने के लिए नहीं, हम पढ़ते हैं खुद में ज्ञान लाने के लिए। आज कोई भी क्वेश्चन पूछिएगा तो इतना है मेरे पास जानकारी कि आपको हम जवाब दे देंगे। रियल एस्टेट के अलावा बहुत सारा और भी बिजनेस करते हैं। रियल एस्टेट के अलावा हम लोग का मेनली जो मेरा है कॉन्ट्रैक्टरी है। हम लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदारी करते हैं। इसके अलावा बालू का घाट है, बालू का भी काम करते हैं, कोयला का भी हम लोग का काम है।
सब लीगल है, कोई मुसारा लाइसेंस के तहत हम लोग सब काम हम लोग करते हैं। और इसके अलावा हम लोग का मेरा रेंटल इनकम भी है, रेंट पे भी काफ़ी सारा प्रॉपर्टीज़ है, बना करके रेंट लगाए हैं। एग्रीकल्चर इनकम है, काफ़ी सारा खेत खलिहान है। यहाँ पे हम एक ज़मींदार के रूप में हैं, भागलपुर में भी, यहाँ पे भी हम लोग का खेती बहुत होता है। सिर्फ खेती से ही हम लोग का इतना इनकम आता है कि हम लोग बैठ करके आराम से सालों साल खा सकते हैं। और सब राशन का टेंशन नहीं है, सब खेत से ही आता है, सब गाँव का उपज है। देवघर में या कोई भी देश में ऐसा युवा जो 20-25 साल का हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए आप उसको क्या सलाह देंगे कि मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है तो एक बिजनेस अच्छा से चल जाए? किस क्षेत्र में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए कि पूंजी ना डूबे, सफल भी हो? जैसे अभी के डेट में तो ई कॉमर्स मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, क्योंकि नया जनरेशन के जो यूथ हैं, तो घर से वो किसी को पैसा मिलता नहीं है। किसी को बोलिएगा पापा, कोई बोलेगा पापा बिजनेस करना है, और उसके पापा अगर बिजनेस लाइन में नहीं है तो, या फिर बिजनेस लाइन में है भी, कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं और ये बच्चा बोल रहा है कि भाई हमको ये करना है, तो उस पापा को लगता है कि भाई ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो उसको पैसा नहीं मिलता है। तो ये क्राइसिस हमको भी था, सबको भी है। तो मेरे हिसाब से ई कॉमर्स कि ऑनलाइन बिजनेस, एक मार्केट प्लेस बनाइए, कुछ भी, चाहे आप कुछ भी सेल कीजिए, जो आप लोकली अवेलेबल प्रोडक्ट्स है उसको सेल कीजिए, या सर्विस बेचिए, प्रोडक्ट्स या सर्विस कुछ भी बेचिए, या डिजिटल डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स अब आ गया है, जैसे PDF का कॉपी हो गया, CDs हो गया, ऑनलाइन सब हो गया, पॉडकास्ट सब हो गया, आप किसी को भी बेच सकते हैं, वो हो गया डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गया। या आप जो हम लोग कहते हैं कि सब मार्केटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई किसी का सामान है, किसी का ये है, आप एक प्लेटफॉर्म बन जाइए कि दोनों का आप B2B जो होता है, बिजनेस टू बिजनेस करके आप बिजनेस टू कस्टमर, आप एक बैरियर बन जाइए बीच में। तो मेरे हिसाब से ई कॉमर्स अभी के डेट में बेस्ट है, क्योंकि हम लोग जिस लाइन में आए हैं, सब उस लाइन में बहुत संघर्ष है। हम लोग तो एक ऐसा दौर देखे हैं, उसमें लाठी डंडा से लेके गोली बंदूक सब चलता था हम लोग के सामने, तो वो दौर से हम लोग गुजरे हैं। सब नहीं गुजरे, मेरा तो कहानी दूसरा है, लेकिन एक आम आदमी के लिए, एक अच्छा बिजनेस के लिए ई कॉमर्स बेस्ट है। शायद आपका बचपन पूरा यहीं पे बीता है, आप देवघर के नस नस से वाकिफ हैं। अगर एक दिन के लिए आपको ऐसा शक्ति मिल जाए कि देवघर में आप किसी एक चीज़ को कुछ भी बदल सकते हैं, तो आप क्या विकास करना चाहेंगे देवघर में? सबसे पहले ट्रैफिक और ड्रेनेज सिस्टम, ये हम बदलना चाहेंगे। जगह जगह पे आप देखेंगे सावन के महीने में, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है, हर जगह पे ट्रैफिक पुलिस होता है, या कोई नेता मंत्री बड़ा आता है, तो हर जगह पे देखिएगा ट्रैफिक व्यवस्थित करने के लिए हर चौक में आपको पुलिस मिलेगा। तो अगर मेरे को नेतृत्व करने का मिले, जैसा आप पूछे, तो सबसे पहले ट्रैफिक सिस्टम को सुधारेंगे। हर चौक पे, हर गोलंबर के पास एक पुलिस रहेगा। दूसरा चीज़ ड्रेनेज सिस्टम, बहुत सारे मोहल्ले में नाली नहीं बना है, जिसकी वजह से पानी का जल जमाव का प्रॉब्लम होता है। तो नाले बना के वैसा प्लानिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ का क्या है ना, देवघर का जो डेमोग्राफी है ज़मीन का, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, जिसकी वजह से नाली बन नहीं पाया है। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन करना होगा, हर जगह का नाली अलग अलग नक्शा बनेगा उसका ज़मीन को देखते हुए, कुछ मोहल्ला ऊपर है, कुछ मोहल्ला नीचे है, फिर कुछ मोहल्ला ऊपर है, और सबका जो निकासी होगा वो कहाँ से होगा, एक पॉइंट बना करके कि उसी जगह से सब नदी का जब सब पानी निकले, नदी को दूषित नहीं करना पड़े, अब वो निकल करके नाला ही बन करके अलग बड़ा नाला में जाकर मिल जाए। तो ये प्लानिंग मेरा है। अगर कभी मौका लगता है देवघर को पर्सनली नेतृत्व करने में, तो ये दो काम हम करेंगे। देवघर के जो भी दर्शक हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर इनका बात सुन लीजिएगा कि एक अच्छा नेता है, अगर आप लोग चाहेंगे तो अगला बार चांस मिल सकता है। हाल ही में आपके सोशल मीडिया पे एक पेपर में भी छपा, आपके सोशल हैंडल पे भी देखे, आपका बर्थडे था शायद, आप प्राइवेट जेट से रांची गए, वहाँ जाके एक ऑडी खरीदे। उसके पीछे मतलब प्राइवेट जेट से रांची जाके ऑडी खरीदने का प्राइवेट हेलीकॉप्टर था। मेरे एक मित्र हैं, गौतम सिन्हा नाम है। अच्छा। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, मेरे पार्टनर भी हैं। विंध्यवासिनी कंस्ट्रक्शन में हम लोग 3 पार्टनर हैं, तो उसमें एक पार्टनर भी मेरे हैं। तो वही हेलीकॉप्टर लिए हैं। अच्छा। प्राइवेट, लगभग बेल 505 मॉडल का हेलीकॉप्टर है। तो उन्हीं के हेलीकॉप्टर से हम गए, क्योंकि मेरा प्लानिंग वहाँ पे था बर्थडे मनाने का। कुछ सर्कल लोग थे मेरे जो बोले कि भाई रांची में रेडिएशन में हम लोग का मेरा पार्टी हुआ, और वहीं पे गाड़ी लेने का भी बुकिंग किए हुए थे। तो सोचे थे बर्थडे के दिन अपने आप को गिफ्ट देंगे। मेरा ऐसा था ना, एक समय था हमको कोई ना गिफ्ट देता था, ना फ़ोन करता था, ना मैसेज करता था। वो समय देखें, आज आदर्श लक्ष्य है तो सब कोई फ़ोन कर रहा है, एकदम भरा हुआ है, मैसेज भरा हुआ है, फ़ोन भरा हुआ है, भाई एकदम बुके आ रहा है, घर में भरा हुआ है बुके। आज जिस समय हम कुछ नहीं थे, कोई फ़ोन नहीं करता था, कोई कुछ नहीं करता था, तो उस समय हम अपने आप को छोटा मोटा गिफ्ट खरीद के अपने आप को देते थे। तो वही हैबिट है, हर साल अपने आप को कुछ हम देते हैं।
किसी साल हम रोलेक्स घड़ी खरीद लिए हैं अपने पसंद का 20 लाख का। किसी साल हुआ कि भाई आज इस साल हुआ कि भाई गाड़ी लेना है, ऑडी बुक किए हुए थे और वही लेने के लिए गए तो उसी में सोशल मीडिया पे डालें तो भाई हल्ला चर्चा हो गया कि भाई हेलीकॉप्टर से जाता है बर्थडे मनाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मित्र का है, बेल 505 मॉडल का हेलीकॉप्टर है और फिर गाड़ी लिए हैं अभी। आप ऑडी लिए हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूर आपको 4 व्हीलर का शौक होगा। तो हाँ, आपके पास कौन कौन सा कलेक्शन है? मेरे पास एक सबसे पहले मेरे पास था स्कॉर्पियो था, अच्छा माइक्रो हाइब्रिड मॉडल था अच्छा तो वो सबसे पहले लिए थे। उसका M2DI इंजन था। उसके बाद सियाज लिए अच्छा 2017 में, मारुति का सब जो बहुत अच्छा मतलब हमको लगा सियाज, अभी भी सियाज मेरे पास है। उसके बाद स्कॉर्पियो फिर खरीदे एक, फिर एक हम लोग का फर्म, क्योंकि हम लोग 3 पार्टनर है तो फर्म के नाम पे हम लोग का गाड़ी है, फॉर्चूनर है, वो मेरे पार्टनर उसमें जाते हैं। उसके बाद पर्सनल में मेरे पास रेंज रोवर है, वेलार मॉडल है, और उसके बाद ऑडी का अभी A6 मॉडल अभी लिए हैं। जीवन में शुरू से लेके अभी तक बहुत कुछ आपने अनुभव किया होगा। कोई ऐसा 2 चीज़ बताइए जो आपको सबसे ज़्यादा असफल जिसमें आप महसूस किए हों, और एक जहाँ पे आपको लगा हो कि ये हमको अचीव करना था, हम अचीव कर लिए, सफलता मिली। सबसे ज़्यादा असफल हम महसूस किए पढ़ाई में, क्योंकि एग्ज़ाम में बैठना में और एग्ज़ाम देने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि उस समय वर्ड्स फॉर्मेट नहीं कर पाते थे। मेन वो था ना, इसके वजह से नंबर कम आता था। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमको उसमें लगा है पढ़ाई में। कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आप हाथ डाले लेकिन सफलता नहीं मिली? देखिए, कोरोना के टाइम में हम ई-कॉमर्स, जैसा कि आपको बताया, हम बहुत सारे स्टार्टअप शुरू किए थे, तो आज भी उसको दोहरा रहे हैं। अभी कुछ दिन में आप देखेंगे कि नया नया ब्रांड्स मेरा आ रहा है, नया नया कंपनी आ रहा है। तो उसमें बहुत सारा स्टार्टअप हम किए थे, जैसे ग्रोसरी का किए थे, होम डिलीवरी का, जैसे होम सर्विस प्रोवाइडिंग सर्विस का किए थे, उसके बाद टैक्सी सर्विस किए थे। अभी देख रहे हैं आप सिक्योरिटी कैमरा सर्विलेंस, हम लोग ऐसा सर्विस शुरू किए थे कि भाई हम लोग रेंटल सर्विस दे रहे थे कैमरा का। अच्छा कि अगर आपको घर में कुछ समय के लिए जाना पड़े, अगर 1 महीना या 15 दिन के लिए अगर आप दूसरे शहर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो 15 दिन आपका हम लोग सर्विलेंस करते थे। फुल टीम था उसमें, कैमरा भी लगाते थे, और हम लोग का अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग का अलार्म सिस्टम था, हम लोग का आदमी भी पहुंच जाता था वहाँ पे। तो आप जा रहे हैं तो आपका घर में चोरी नहीं होगा। इसके अलावा हम लोग का स्टार्टअप था दवाई का, ऑनलाइन दवाई बेचने का, और कई स्टार्टअप हम लोग किए थे, 10-12 स्टार्टअप था। उसमें से डिजिटल मार्केटिंग का था, प्रमोट करने का, वी प्रमोट यू के नाम से। उसके बाद टूर एंड ट्रैवल था, गुमो टूर एंड ट्रैवल के नाम से, जिसमें हम लोग सारा इंटरनेशनल, नेशनल और डोमेस्टिक टूर को कैटेगराइज करके हम लोग कि भाई अब आपको एक वेबसाइट में सारा कुछ मिल जाएगा, नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, या उसको फिल्टर भी कर सकते हैं कि भाई आपका बजट 5,000 है तो आप कहाँ जा सकते हैं 5,000 में। आप अगर देवघर हैं और आपका बजट 5,000 है तो 5,000 में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वो शॉर्ट लिस्ट हम लोग कर दिए थे वेबसाइट बना करके। लेकिन कोरोना के बाद 2-3 साल जो चला, 20, 21, 22, ये 3 साल में सब ये सब बंद हो गया। सिर्फ मेरा जो बेसिक धंधा था वो चल रहा था। देवघर का युवा को अगर अभी 1 लाख रुपया में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप उसको क्या सलाह देंगे? देवघर के युवा को 1 लाख में मेरे हिसाब से वो या तो फास्ट फूड का, क्योंकि उसमें डबल का मार्जिन है, और या तो मोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज़ का, क्योंकि मोबाइल सबके पास है, और या तो ई-कॉमर्स में अगर वो जाना चाहता है तो कोई ऐसा प्रोडक्ट्स जैसे जो लोकली अवेलेबल है, जैसे कहीं पर चप्पल कोई बना रहा है, कोई मोची, और वो आप ऑनलाइन सेल कीजिए अपना ब्रांडिंग करके। कोई कुछ बना रहा है उसका ब्रांडिंग आप कर लीजिए, लेबलिंग कर लीजिए, अपना आप बेचिए। लेबलिंग मशीन थोड़ा सा ही ज़्यादा दाम नहीं है, 20-25 हज़ार में आ जाएगा, ब्रांडिंग आपका हो जाएगा। आप ऑनलाइन उसको पैकेजिंग करके अपना कार्टून में बेचिए, आपका अपना ब्रांड हो गया, आपका डेली इनकम हो जाएगा। तो आप बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर फिर से अभी आपको अगर जीरो से शुरुआत करना पड़े तो शुरुआत का आपका पहला कदम किस ओर होगा? देखिए, जो आदमी जीरो से शुरू करता है ना, उसको पता है हम आज जितने भी सीढ़ी पार किए हैं
तो हम खुद से चढ़े हैं, कोई हमको चढ़ाया नहीं है। कोई बहुत बड़ा बाप का हम बेटा नहीं थे या कोई बहुत बड़ा फैमिली से हम बिलोंग नहीं करते थे, सिंपल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम थे। तो हम खुद से सीढ़ी चढ़े हैं, तो सीढ़ी मेरा देखा हुआ है, फिर से गिर भी जाएंगे ना तो फिर वही सीढ़ी अगर चढ़ना पड़ेगा तो हमको हासिल नहीं है जिंदगी में। और क्या कर सकते हैं, छोटा सा ज़िंदगी है, अभी 26 साल का उम्र है और कितना और डबल 50, 55, 60, 65, तो हमको एक लाइफ ही तो गुजारना है, कम से कम टाइम तो पास हो जाएगा। 10 साल इधर गया, फिर 10 साल लगा देंगे, अगर फिर से शुरू करना भी पड़े तो फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर गिराइएगा, फिर 10 साल लगाएंगे, फिर खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि हम देखे हुए हैं। एक बार आपको कोई, आपका जब बच्चा लोग रहता था, एक बार रास्ता उसको दिखा दीजिए कि भाई ये रास्ता से तुमको घर आना है, फिर डेली आ जाएगा, वो अकेले भी आ जाएगा। वही चीज़ हम रास्ता देख लिए सक्सेस का। जिस समय आप शुरू किए थे और अभी में बहुत कुछ चेंज हो गया होगा, तो कहीं ना कहीं आपको या तो बहुत आसानी होगा या तो बहुत कठिनाई आएगा। देखिए अभी के डेट में डेली, देखिए हम जो पद है या जो भी हम जिस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं उसको रखने, स्टेबल रखने के लिए भी उतना ही एनर्जी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेहनत अभी नहीं कर रहे हैं, अभी भी मेरे पास लगभग 8 से 9 गो सिम है, फ़ोन है मेरा, सब फ़ोन में 2-2 गो सिम है, फ़ोन बजते रहता है। और हम आज भी एक छोटा काम करने से परहेज नहीं करते हैं। आज भी अगर हमें कोई बोले भाई कि 1 रुपया का ही बिजनेस है, 1 रुपया तुमको आएगा, तो आज भी हम वो काम करेंगे। बहुत लोग बोलता है ना कि भाई ऊंचा पैसा कमा रहे हो, नीचा मत देखो। भाई ऊंचा पैसा कमा रहे हो, अगर यही पाई बूंद बूंद अगर हम छोड़ देंगे तो घड़ा कैसे बढ़ेगा मेरा। आज भी हम बड़ा काम करते हैं, हम अगर कहीं अस्पताल बना रहे हैं तो कहीं दुकान भी चला रहे हैं, कहीं अगर हम लाखों कमा रहे हैं तो कहीं 1-2 टका भी हम कमा रहे हैं। हर पैसा को हम संभाल के रख रहे हैं, तभी हमको पैसा की कदर है। बेफिजूल खर्चा नहीं कर रहे हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि भाई आज के डेट में महंगाई का ज़माना है, तो भैया बेफिजूल खर्चा बंद कीजिए। आप घर का खाइए, घर में आराम से रहिए, स्कूल में पढ़ने जाइए। और बजट, एक जो लाइफ है भाई, बजट से बाहर आप नहीं चल जाइए, आप लोन में नहीं चल जाइए। क्योंकि मेरे नाम पे अभी देखिएगा आप, कोई भी कर्ज हम नहीं लिए हुए, नहीं होता है। लोन है, बैंक का लोन है, वो चुक रहा है, वो अच्छे है। लेकिन बहुत से हम ऐसे लोगों को हम देखे हैं, युवा को हो या मेरे सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेके हैं। फ़ोन है भैया, आईफोन यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप EMI पे उसका फ़ोन है। हाँ, मैक्सिमम लोग का फ़ोन आजकल युवा का देखते हैं EMI में। तो यही चाहेंगे कि भाई कर्ज में नहीं डूबिए आप। लाइफ स्टाइल को जीने का तरीका होता है तब जब आप पीस ऑफ माइंड में है। आप भाई बहुत हाईली लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, लेकिन आपके बैंक में 0 बैलेंस है, आप कर्ज में हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। अगले 10 वर्ष के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए अगले 10 वर्ष के बाद अभी मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है अस्पताल का, वो हॉस्पिटल बन जाए। एक बना रहे हैं स्कूल जो मेरा चल रहा है, मदर्स लर्निंग पब्लिक स्कूल, उसको बड़ा करना है, तो उसको सिर्फ 10+2 तक करना है। और जहाँ जहाँ मेरा प्रॉपर्टी है, कुछ भागलपुर में है, कुछ देवघर में है, मेरी नानी का कुछ ज़मीन था जो अब मेरे नाम हो गया है दुमका में, साउथ 24 परगना से। मैं तो चाह रहे हैं वो सब ज़मीन को हम यूटिलाइज़ कर दें, वहाँ कुछ बिज़नेस सेटअप कर दें। अभी उसी में लगे हुए हैं कि जितना मेरा प्रॉपर्टी है एक तरह से देखभाल भी हो जाएगा और हम उसको कॉमर्शलाइज भी कर देंगे। और कहीं ना कहीं इतना करने में मेरा 10 साल पार हो जाएगा। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे करेंगे, ठीक है? पैसा या सम्मान? सम्मान। बिजनेस या राजनीति? बिजनेस। रिस्क या सिक्योरिटी? रिस्क। ऑडी गाड़ी या आपका फर्स्ट बाइक? फर्स्ट बाइक। सफलता या सुकून? सुकून। जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि आप आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो राजनीति में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और भविष्य में राजनीति में आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए राजनीति में 2020 में हम शुरू किए थे और पहला पार्टी आजसू ही मिला। आजसू पार्टी में आज तक हैं और 2020 में दिसंबर में ज्वाइनिंग हुआ था और 2022 में जिला अध्यक्ष का पोस्ट मिला, मतलब 2 साल के दरमियान में। और 22 से लेकर आज तक हम जिला अध्यक्ष हैं, 22 के सितंबर में। तो जिला अध्यक्ष बनने के बाद हम वो सारा काम कर सकते थे जो एक सोशल वर्कर के रूप में हम नहीं कर पा रहे थे। एक पावर आ गया, एक राजनीतिक दल मेरे साथ में हो गया। उसके बाद हम बहुत सारा
नोटिफिकेशन हम ऑफिसर लोग को भेजना शुरू किए, मेल करना या बाई पोस्ट भेजना या ज्ञापन देना शुरू किए। एक संगठन का शक्ति मिल गया, संगठन बनाना शुरू किए। मेरा एक टीम हो गया जो सामाजिक न्याय का और विचारधारा जो हम रखते थे, मतलब सोशल जस्टिस का। राजनीति में हम यही देखे हैं, एज ए कैरियर बोलिए या ऐसे नीड बोलिए, सोशल जस्टिस का और विकास का, ये दो चीज़ का ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये दो ही चीज़ नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं अभाव है। सब आदमी राजनीति में कहने के लिए यही चीज़ के लिए सब बोलता है कि शुरू किए हैं, लेकिन आदमी पहुंच जाता है भाई पैसा कमाने में, सरकारी संसाधन का दोहन करने में, सरकारी सुविधा लेने में, इसमें पहुंच जाता है। हम चाहते हैं कि भैया सबसे पहले तो जातिवाद जो राजनीति का ट्रेंड बन चुका है उसको ख़त्म करने के लिए। हम किस जाति से आते हैं ये किसी को नहीं पता है। बहुत देवघर की हमको लगता है शायद ही बहुत कम लोग हैं जो हमको व्यक्तिगत तौर पे एकदम पर्सनली जानते हैं, घर परिवार से, वही जानते हैं कि हम किस जाति से हैं। बाकी कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरे नाम में भी टाइटल नहीं है। कोई नहीं जानता हम किस जाति के हैं, हम कभी बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि हमको सबका साथ चाहिए। आप जाति के रूप में राजनीति को डिवाइड करके, आप वोट बैंक की राजनीति करके अब आने वाला समय बदल रहा है, क्योंकि युवा पूछता है, युवा पूछ रहा है कि भैया आप पापा आप इसको वोट क्यों दिए जबकि ये विकास की बात कर रहा था। तो अभी के डेट में कास्ट से ऊपर रखने की जरूरत है, विकास को मुद्दा बनाना है। विकास को मुद्दा नहीं बनाइएगा तो भैया आप ही का आने वाला जनरेशन तड़पेगा। उसके साथ साथ सोशल जस्टिस को सबको इक्वली लेकर चलना है। आज के डेट में कोई किसी से छोटा नहीं महसूस करना चाहता है, सब चाहता है बराबरी की बात करना। तो हम लोग चाहते हैं कि भैया किसी का हित अधिकार नहीं मराए, और नेता के रूप में हम एक ही चीज़ करेंगे कि समस्या जो होता है ना भैया, ये समस्या हो रहा है तो सबसे बड़ा उस समस्या को हल करने में हम फोकस करेंगे। कि आज मेरे पास कोई फ़ोन है, जैसे बिजनेस हम करते हैं, आज मेरे पास ऑर्डर आया है तो आज हम उसको पूरा करते हैं कि नहीं 1 घंटे में। तो नेता बनने के बाद नेता लोग ये चीज़ कहीं नहीं कर सकता है। जो आज आपके पास कोई समस्या लेके आया तो आज के आज आप समाधान कहीं नहीं कर सकते उसका, आप उसको टालते क्यों हैं? आपको जब उस जगह पे बैठाया है, आपको जब विधायक बनाया है, मेयर बनाया या आपको मंत्री बनाया, तो आप उस जगह पे, या जिला परिषद बनाया, कोई भी पोस्ट पे, या मुखिया बनाया, तो आप उस जगह पे हैं, आपको वो पावर है कि आप अपने क्षेत्र में, अधिकार में आप ये काम कर सकते हो, तो आप टालते क्यों हैं? सबसे बड़ा बात है अधिकारी का मनोबल बढ़ना। आज के डेट में अफसरशाही हावी है, कहीं की भी बात करें, पूरे भारत देश की यही बात स्थिति है, सिर्फ झारखंड की नहीं, अफसरशाही हावी है। हम लोग क्या है, हम लोग नेता हैं। नेता को जनता क्यों चुनता है या नेता क्यों उसको बनाता है? कि वो भैया मेरे हक और अधिकार के लिए लड़े। हम लोग जनता हम लोग को बनाता है, हम लोग कोई परीक्षा दे के पढ़ के हम लोग कोई अधिकारी नहीं है। हम लोग को जनता बोलता है कि भैया इसको बनाना है, इसको बिगाड़ना, हटाना है। तो जब हम जनता हमको बनाया तो उसका दुख दर्द के लिए अगर हम नहीं लड़ेंगे और नहीं खड़ा रहेंगे तो फिर काहे का राजनीति करना? जनता आज के डेट में राजनीतिक दल के कुछ लोग अलग अलग पार्टी के हम बता रहे हैं, या कुछ नेता लोग चाटुकार बन के रह गए अफसर के कि मेरा पॉकेट गर्म हो। अरे भैया कहाँ पैसा लेके जाइएगा? क्या गारंटी है कि आपका कमाया हुआ पैसा आपका बेटा संभाल के रखेगा, उड़ाएगा नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है कि आप राजनीति का पैटर्न को बदलने की जरूरत है, और आने वाले पीढ़ी को भी, और जो पीढ़ी अभी चल रही है उसको भी ये समझना है कि भैया हमको किस नेता को चुनना है, किस मुद्दों के लेकर के कौन नेता आया है, कितना काम करेगा। जो ट्रेंड चल रहा है कि बेटा के बाद बेटा, उसके बाद उसका बेटा जो मंत्री बन रहा है, विधायक बन रहा है, ये ट्रेंड बंद होना चाहिए। जिस पे मेरिट है उसको वोट दीजिए, पैसे पे मत बिकिए, जात पे मत बिकिए, जात और धर्म मत कीजिए। भैया आने वाले समय में ऐसा नहीं हो जाए कि भैया जात के नाम पे और धर्म के नाम पे आप लोग एक दूसरे को मार काट शुरू कर दीजिए, जो कि देख रहे हैं। बिल्कुल, ये तिवारी है, ये दास है, ये है। पहले जो ट्रेंड चलता था वो ट्रेंड आज भी, सती प्रथा राजा राम मोहन रॉय बंद करवाए थे, मैक्सिमम रूप में बंद हो गया था। आज वो प्रथा बहुत कम देखने को मिल रहा है, सती ना के बराबर। तो उस तरह एक प्रथा ये भी चल रहा है जातिवाद का, ये कब बंद होता है ये देखने की जरूरत है। मतलब आने वाले समय में आपको विधायक प्रत्याशी के रूप में एकदम आने वाले समय में पहला जो मेरा कोशिश रहेगा विधायक बनने का, पहला मेरा वही टारगेट है।
तो किस विधानसभा से आप खड़ा होंगे? हम मेरा जो जिस क्षेत्र में हम किए हैं, देखिए देवघर जिला अध्यक्ष के रूप में हम पूरा जिला का हर जिला के सभी जगह पे हम हर जगह जाते थे, हर जगह अभी भी जाते हैं। और कोई मेरा वैसा कोई फिक्स विधानसभा नहीं, हम पूरा जिला में मेहनत किए हैं। आप बोलिएगा पालाजोड़ी में हम मेहनत किए हैं, आप बोलिएगा मधुपुर में, मार्गो मुंडा, करों, सोनाई थाड़ी, सारवा, मोहनपुर, देवीपुर, हर जगह मेरा मेहनत आपको दिखेगा। हर जगह वैसे लोग हैं, हर जगह कहीं भी खड़ा हो जाएंगे, 20 आदमी मेरे साथ खड़ा हो जाएगा कहीं पे भी देवघर में। तो जनता बोलेगा कहाँ से आपको खड़ा होना है, जनता के डिमांड, पार्टी नहीं बोलेगा, जनता बोलेगा। पार्टी में तो खुद हम जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष के पास ही पावर है कि वो डिसाइड कर सकता है कहाँ प्रथम दावेदार होता है। 3 विधानसभा मेरे अंदर है, देवघर, मधुपुर और सारठ। प्रथम दावेदार होता है कोई भी पार्टी का जिला अध्यक्ष। वो जहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है अपने पार्टी में, उसका पहला राइट होता है। तो जनता बोलेगा कि आदर्श भैया आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, जहाँ से जनता बोलेगा, जनता खड़ा करेगा, जनता कहेगा आप लड़िए तो लड़ेंगे, नहीं बोलेगा नहीं लड़िए नहीं लड़ेंगे, बोलेगा 29 में लड़िए 29 में लड़ेंगे, बोलेगा 34 में लड़िए 34 में लड़ेंगे। लेकिन एक बार मौका तो दीजिएगा। जनता देखना चाहता है कि भैया जब आप इतना बोलते हैं जिला अध्यक्ष बन करके, इतना आप इसके बारे में ये कर देंगे वो कर देंगे बोलते हैं, तो कितना आप जब बनिएगा विधायक तो कितना कीजिएगा। जरा 5 साल आपको भी हम लोग देखें, आज तक तो खाली आपके बारे में सुने हैं, लेकिन जरा देखना चाहते हैं कि जब आपके पास पावर आ जाएगा तो आप क्या करते हैं। बहुत लोग बोला कि भैया आप विधायक बन के एक बार दिखाइए, हम लोग देखना चाहते हैं कि जो आपका सोच है, जो आप करना चाहते हैं वो कर पाते हैं कि नहीं, या आप भी पैसा कमाने के, क्योंकि हम पैसा कमाने की राजनीति नहीं करते हैं। पैसा कमाने की राजनीति करें, इसका जो पैसा नहीं देखा है भैया, हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम लोग तो पैसा देख रहे हैं। और कितनों पैसा आप कमा लीजिए, हम देवघर के रहने वाले हैं। देवघर का आदमी क्या खाता है, रोटी चावल सब्जी मटन, अट्ठे बहुत हुआ तो मटन मछली, तो हम सब खाते हैं। सब खा करके भी तो आप एक आदमी को 50,000 अगर दे दिया जाए महीना में, तो वो अच्छा से रहेगा, अच्छा से पहनेगा, घूमेगा फिरेगा, सब करेगा। एक 50,000 आमदनी अगर मेरे पास रहता तो उतना मेरे लिए काफ़ी है। हम अगर 500 करोड़ के भी मालिक हैं तो वही खाना खाएंगे ना कि हम हीरा जवाहरात खाएंगे, सोना खाएंगे। हम वही खाना खाएंगे जो आज एक गरीब खा रहा है, वही 2 वक्त का रोटी खाएंगे, वही मांस खाएंगे, वही मछली खाएंगे। वो तो एक लेबर भी खा रहा है, काम करके जाता है, आधा किलो मीट ले लेता है, काम करके जाता है, आधा किलो मछली ले जाता है, दही खा रहा है, रबड़ी खा रहा है, फल खा रहा है, वही खाना हम भी खाएंगे। पहनने के लिए कपड़ा चाहिए भैया, कोई ऐसा कपड़ा जो सूट आपको करे। क्या जरूरत है भैया हम 20 लाख का कपड़ा पहनेंगे, हम अभी कितना कपड़ा पहने को देख सकते बता सकता है क्या? जो जानता है वही बताएगा कि भैया ये अरमानी का कपड़ा है या ये फलना है। बहुत कपड़ा में ब्रांड नहीं लिखा हुआ है तो आप कैसे बता सकते हैं कि क्या कपड़ा पहना है? वही टी शर्ट वही पैंट पहनना है कि आपको कोई ऐसा सूट पहनना है 20 लाख का? तो सूट वैसा है नहीं। वासियों के लिए और खासकर युवाओं के लिए आपका क्या खास संदेश रहेगा? देखिए देवघर वासियों और युवाओं के लिए संदेश यही रहेगा कि आप देखिए देवघर में पहले IAS IPS या सरकारी नौकरी में या IITN या डॉक्टर करने वाले CA करने वाले की संख्या कितना अधिक थी। अभी देखिए संख्या कहाँ चला गया है। जब हम लोग देखते हैं लिस्ट में नाम, मेरे साथ में जो जिस बैच में हम पढ़ते थे एक भी IAS नहीं निकला। हम लोग को लगता था भैया जिस बैच में हम पढ़ते हैं वहाँ से एक IAS निकलेगा, एक IPS निकलेगा। तो एक अभी का युवा जो देवघर में है, अभी का देवघर में युवा सिर्फ और सिर्फ मोबाइल चलाने में व्यस्त है। कुछ युवा नशा करने में बिजी है, कुछ युवा टाइम पास कर रहे हैं, उसको पता नहीं क्या करना है। जीवन में कोई गोल नहीं, जीवन में गोल नहीं। परिवार पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा, पढ़ लिए, कोर्स कर लिए, फिर देवघर आकर के घूम रहे हैं, फिर देवघर आकर के चाय और सिगरेट पी रहे हैं, फिर देवघर आकर के वहाँ कभी नंदन पहाड़ जा रहे हैं, कभी त्रिकुटी पहाड़ जा रहे हैं, कभी वहाँ जाके बैठ रहे हैं, स्कूटी लेके वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो कभी आप देखिएंगे वाटर पार्क में हैं, तो कभी कुछ लोग ब्लॉगर बन गए हैं, कुछ लोग आपके देखेंगे कि भैया मतलब आपको मैक्सिमम लोग जो युवा वर्ग हैं अभी आपको कोई भी सीरियस नहीं दिखेंगे। करना सब चाहते हैं कि हम भाई हमको ये करना है, जॉब करना है, लेकिन सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि ट्राई निरंतर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बेरोजगारी का समय ऐसा है अभी कि नौकरी मिल नहीं रहा है, और शुरू से अपने आप को उस माहौल में, शैक्षणिक माहौल में ढाले भी नहीं।
शुरू से एक मॉडर्नाइजेशन का जमाना, देवघर में कल्चरल नगरी होने के बाद भी यहाँ देखिएगा एक मॉडर्नाइजेशन का ट्रेंड है। भाई हम मॉडर्न नहीं, हम दिल्ली नहीं बना सकते देवघर को। ये बच्चा लोग यहाँ का नहीं समझता है, सोचता है कि भैया हम दिल्ली में हैं, हम उस कायदे के हिसाब से रहेंगे, उस कायदे के हिसाब से यहाँ पे हम अपना लाइफ स्टाइल रखेंगे। भैया चल रहे हो आप स्कूटी में, एटीट्यूड मेंटेन कर रहे हो आप मर्सिडीज और ऑडी वाला जो चल रहा है वो तो नहीं होगा ना। दिल्ली नहीं बना सकते हो आप। यहाँ का सभ्यता, संस्कृति और यहाँ का जो नाम है, यहाँ कितने आईएएस यहाँ से निकले, कितने आईपीएस निकले, कितने पढ़े लिखे लोग निकले, कितने आपके कलाकार निकले, कितने आपके यहाँ के लेखक निकले। आप पढ़ेंगे किताब में, जब हम लोग भी नहीं जान रहे थे, जब धीरे धीरे साहित्य का किताब पढ़ने लगे या जानकारी रखने लगे तो पता चला कि भाई इतने लोग देवघर के हैं जिसको प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है, जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, जिसको आपका रिकॉग्नाइजेशन, बहुत ऐसे लोग हैं हर समाज से। ये कोई एक समाज के नहीं, कोई भी जाति के, कोई यादव है, कोई दास है, कोई पंडा है, कोई भूमियार है, कोई राजपूत है, हर सोसाइटी के लोगों को में यहाँ पे आज से 40-50 साल पहले शिक्षाविद थे। 40-50 साल पहले बढ़िया लोग, वैसे लोग थे जो हर मेरिट में पास कर जाते थे, क्वालिफिकेशन में आगे रहते थे। और जो लोग बेरोजगार भी रहे हैं, सब आज के डेट में देखिएगा सेटल्ड है, कोई बड़ा ठेकेदार है, कोई कुछ है। लेकिन आज का युवा क्या कर रहा है? 30 साल तक तो सिर्फ वो दौड़ धूप रहा है, दिल्ली जा रहा है, मुंबई जा रहा है, रांची जा रहा है, पढ़ रहा है, एग्जाम दे रहा है, एग्जाम में नहीं निकल रहा है, दूसरा एग्जाम दे रहा है, या प्राइवेट नौकरी कर रहा है 20,000, 25,000, 30,000 में। कुछ नहीं हो रहा है तो फिर देवघर आ जा रहा है, फिर वही चाय दुकान जा रहा है नंदन पहाड़ में, वही दुकान चाय दुकान जा रहा है सत्संग तरफ, वही पाड़े दुकान जा रहा है चाय पीने के लिए, वही जा रहा है आपका वाटर पार्क में, वही जा रहा है पार्क में बैठा हुआ है। कुछ नहीं मिला तो भाई ब्लॉगिंग शुरू कर दिया। यही अभी देख रहे हैं जो देवघर का, सही बता रहे हैं। ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स इतने आ गए हैं। और एक होता है ना, जैसे आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो एक विषय के बारे में आदमी हट करके ब्लॉगिंग कर रहा है। वो वाटर पार्क नहाने जा रहा है, हाँ वाटर पार्क, वही देख रहे, वाटर पार्क नहाने जा रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। आदमी को लग रहा है भैया भाई वाटर पार्क वाला फ्री में पास दे रहा है, उसके नाम पे वीडियो बना रहा है। नहाने दे दिया, खाने दे दिया, कुछ रेस्टोरेंट वाला खाना दे रहा है, भैया 2 मोमो पे अब वीडियो बना रहा है लोग। तो इस पे मत जाइए भैया, जितना वीडियो आप उस पे डाल रहे हैं उतना वीडियो आप ऐसा कंटेंट पे डालिए जिससे आपको मोनेटाइजेशन जिसका हो। कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिसको आप मोनेटाइज कर सकें। कोई प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाइए कि भैया ये प्रोडक्ट है, वॉकी टॉकी अगर है तो ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है, ये लीजिएगा, क्या बेनिफिट है, इसका अमेजोन पे लिंक दे दीजिए, जितने लोग परचेस करेंगे आपको कमीशन जाएगा। या वैसा कुछ करिए जो आपको बिजनेस के रूप में कन्वर्ट कीजिए। 2 मोमो में एक वीडियो बना रहे हैं, वाटर पार्क में नहाने के नाम पे वीडियो बना रहे हैं। युवा कहाँ जा रहा है? अब कुछ युवा तो नशे में है, कुछ युवा ड्रग्स के कगार पे है, कुछ युवा आपके साइबर के जो है उसके चक्कर में है। तो देवघर का युवा कहाँ जा रहा है बताइए? एक भी ऐसा युवा का नाम हमको अभी के डेट में बता दीजिए आप लिस्ट में, जो देवघर को लेकर के सीरियस, अपना घर परिवार को लेकर और अपना समाज को लेकर के कुछ ऐसा काम कर रहा है अभी के डेट में, जिसके लिए आपको अभी के एकदम प्रेजेंट बता रहे हैं कि अभी के डेट में एक भी युवा आप बता दीजिए ऐसा देवघर के युवा जो एकदम अपना विश्व स्तर पे, जैसे MS धोनी रांची के हैं, और देवघर के बता दीजिए कि कोई है उस तरह का। तो भाई देवघर में धोनी काहे नहीं निकल सकता, देवघर से सचिन काहे निकल सकता, देवघर से आपका भैया मार्क जुगरबर्ग काहे नहीं निकल सकता है? संसाधन की कमी तो नहीं है, नेट है सबके पास, कंप्यूटर सबके पास है, मोबाइल सबके पास है। संसाधन नहीं, सोच का दिक्कत। भाई सोच का दिक्कत, सोच की दिक्कत है। आदमी यहाँ पे भैया उतने में सीमित है कि कैसे भाई मेरा 20,000 का नौकरी लग जाए, कैसे मेरा भैया मेंटेनेंस हो जाए, कैसे मेरा तेल पानी निकल जाए, कैसे मेरा रिचार्ज हो जाए, कैसे मेरा गर्लफ्रेंड का रिचार्ज हो जाए, यही कर रहा है। सच्चाई है। तो 2 लाइन में आप युवा को कुछ संदेश दे दीजिए जो कि 2 लाइन में युवा को यही संदेश है कि भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे पहला संदेश। दूसरा संदेश कि लड़कीबाजी मत कीजिए, लड़काबाजी मत कीजिए, सिर्फ समय को ये बर्बाद कर रहा है। ये 2 चीज़ से बाहर आइए, लाइफ में कुछ कीजिए। शराब पीना
कम कीजिए, सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना छोड़िए। बस यही संदेश है मेरा युवा के लिए। ये थे हमारे साथ आदर्श लक्ष्य जी, जिनके निजी जीवन, व्यावसायिक जीवन एवं अन्य गतिविधियों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना, साथ में चर्चा की। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आदर्श लक्ष्य जी के जो विचार हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा का काम करेगा आदर्श लक्ष्य जी का ये इंटरव्यू। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला पॉडकास्ट आप किन के साथ देखना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी अगले अतिथि के साथ। धन्यवाद।